हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पेपर हैकर के यूट्यूब चैनल में। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट की एक 30 प्रैक्टिस सेट की सीरीज। ठीक है, उसका पहला प्रैक्टिस सेट ये है और इसका ये पेपर सेकंड है। ठीक है, पेपर फर्स्ट भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आप वहां से उसे देख सकते हैं। पेपर सेकंड में आपको पता होगा कि 30 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से रीजनिंग, करंट अफेयर्स और जो है मैथ, तीनों का सेक्शन थोड़ा थोड़ा रहता है। ठीक है, तो इसको हम शुरू करते हैं पहले प्रश्न की ओर से। अगर आपको इसका जो है पीडीएफ चाहिए, अगर इस 30 प्रैक्टिस सेट की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप ये सामने जो वेबसाइट दिखाई दे रही है paperhacker.in, उस पर जाकर डाउनलोड कर लें। ठीक है, पहले प्रश्न की ओर हम चलते हैं। पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न हमारा जो है वो क्या दिया हुआ है? साइटोट्रॉन एक ऐसा संयंत्र है जिससे उत्पन्न किया जाता है। आपको यहाँ पे बताना है कि साइटोट्रॉन क्या होता है और इससे उत्पन्न क्या किया जाता है। साइटोट्रॉन जो होता है वो एक संयंत्र होता है, एक उपकरण होता है जिसके द्वारा एक इस प्रकार का उपकरण होता है। ठीक है, इसके द्वारा क्या करते हैं? कृत्रिम मौसम को जनरेट किया जाता है। ठीक है, ये क्या होता है? इसका यूज हम करते हैं, वैज्ञानिक जो लोग होते हैं चिकित्सा वगैरह के क्षेत्र में इसका यूज होता है और इससे कृत्रिम मौसम को जनरेट किया जाता है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देख लेते हैं हम, अगला क्या कह रहा है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा दिया हुआ है कि वनस्पति कोशिका तथा प्राणी कोशिका का अंतर किसकी उपस्थिति से स्पष्ट होता है। आपको पता होगा कि वनस्पति जो कोशिका होती है और जो वनस्पति कोशिका होती है और प्राणी कोशिका होती है, उसमें कुछ जो है अंतर होते हैं। ठीक है, कुछ अंतर होते हैं। तो यहाँ पर वही पूछा है कि हम कैसे स्पष्ट कर सकते हैं कि ये वनस्पति कोशिका है या प्राणी कोशिका है। तो आपको पता होगा कोशिका भित्ति जो पाई जाती है वो सिर्फ किस में पाई जाती है? वनस्पति कोशिका में पाई जाती है। ठीक है, कोशिका जो भित्ति होती है वो वनस्पति कोशिका में ही पाई जाती है। और आपको आपको पता होगा माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ये चीज भी आप ध्यान रखना कि माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा का पावर हाउस, पावर हाउस। अगर पूछे ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं तो आपको बताना है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, और जो जंतु कोशिका में पाई जाती है वो पाई जाती है प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली किस में पाई जाती है? जंतु कोशिका में केंद्रक भी पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी पाई जाती है, लेकिन कोशिका भित्ति किस में नहीं पाई जाती है? जंतु कोशिका में। और जो वनस्पति कोशिका है उसमें कोशिका भित्ति पाई जाती है। ठीक है, तो आपका प्रश्न नंबर 2 का आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। इसमें कह रहा है कि महमूद जो गजनवी था उसने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। आप सभी को पता होगा कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 17 बार। ठीक है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, 17 बार आक्रमण महमूद गजनवी ने भारत पर किया था। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि खासी और गारो किस राज्य की भाषाएं हैं। खासी और गारो जो भाषाएं हैं वो किस राज्य की भाषाएं हैं। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है कि मणिपुर है, असम है, मेघालय है या त्रिपुरा है। जो खासी और गारो भाषाएं भी हैं और जनजातियां भी हैं, और वो दोनों एक ही जगह रहती हैं। ठीक है, एक ही जगह निवास करती हैं, खासी, गारो, जयंतिया। ठीक है, तीनों ये जनजातियां हैं। तो ये कहाँ पाई जाती हैं? आपकी मेघालय में। गारो, खासी, जयंतिया, ये तीनों कहाँ पाई जाती हैं? आपकी मेघालय में आपकी पाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा? वो हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन चौथे का बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है किस संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया था। इसमें आपको बताना है कि संपत्ति का जो अधिकार था वो किस आर्टिकल के संशोधन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन, बिल्कुल राइट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये कब हुआ था, तो इसको आपको अगर पूछता है तो इसको आपको याद रखना है कि 1978 में हुआ था। ठीक है, 1978 में हुआ था। 4 और 4 8, ये पीछे वाला आप ऐसे याद रख सकते हैं। ऐसे ही 4 और 2 6। ठीक है, तो 1976 में कौन सा हुआ था? 42वां संविधान संशोधन। 42वें संविधान संशोधन को क्या कहते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसे बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये सबसे बड़ा संविधान संशोधन था। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन एकमात्र ऐसा संशोधन है जिसके द्वारा प्रस्तावना में संशोधन हुआ था। ठीक है,
समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, 3 शब्द इसमें जो है जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 44वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या किया गया था, संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार बना दिया गया था। अगर वो पूछे कि अब संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो आपको बताना है 300A में। संपत्ति का जो है अधिकार का आर्टिकल जो है वो खत्म कर दिया गया। अब संपत्ति का अधिकार क्या है, विधिक अधिकार बना दिया है, संपत्ति का विधिक अधिकार बना दिया है और 300 काम है उसे डाल दिया गया है। ठीक है, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं, जापान, ब्रिटिश कोलंबिया और 2 ऑप्शन ये रहे, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट और दक्षिण पूर्व एशिया। ठीक है, ये 4 ऑप्शन आपके यहाँ पर दिए हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ब्रिटिश कोलंबिया। यानी कि ब्रिटिश कोलंबिया को क्या कहा जाता है, पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगर वो पूछे उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो वो हो जाएगा जापान। उगते सूर्य का देश कौन सा हो जाएगा, जापान। इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर है बी, ब्रिटिश कोलंबिया। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं, तो आपको वो भी ध्यान रखना है, जापान। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये दिया हुआ है सी ऑप्शन, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट। जो दक्षिणी अमेरिका है उसका पश्चिमी जो तट है वो किसके लिए फेमस है, ये चीज भी आपको ध्यान रखना है। वो फेमस है तांबे के लिए। ठीक है, तांबा के लिए फेमस है दक्षिण अमेरिका का जो है पश्चिमी तट। ठीक है, नेक्स्ट आपका दिया हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया। इधर एक चीज पाई जाती है, पामीर का पठार। दक्षिण पूर्व एशिया में क्या है, पामीर का पठार। इसे ही क्या कहते हैं, इसे ही विश्व की छत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, सिपरी, ये यहाँ पर सिपी नहीं है, सिपरी है। ठीक है, तो सिपरी द्वारा जारी सूची के अनुसार विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और आपको बताना है जो सिपरी है उसके द्वारा जारी की गई जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश कौन सा है, यानी कि सबसे ज्यादा बेचता कौन है। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अमेरिका। अमेरिका को क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हथियार का निर्यातक देश है। ठीक है, और सबसे बड़ा आयातक देश अगर पूछेगा तो आपको बताना है भारत। ठीक है, भारत क्या है, सबसे बड़ा आयातक देश है। और ऐसे ही अगर वो पूछे कि भारत सबसे ज्यादा कौन से देश से हथियार आयात करता है, तो लगभग 45% हथियार हम कहाँ से आयात करते हैं, रूस से। ठीक है, रूस से हम क्या है, सबसे ज्यादा हथियार आयात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, छोटा कर लेते हैं इसे। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि कंप्यूटर प्रणाली के 4 बुनियादी कार्य क्या हैं, यानी कि जो कंप्यूटर प्रणाली है वो किस तरीके से कार्य करती है, उसकी कार्यविधि क्या है, यहाँ पर आपको बताना है। तो सबसे पहले जो यूजर होता है, जो हम उपयोगकर्ता होते हैं, वो क्या करते हैं, इनपुट देते हैं ना। सबसे पहले हम इनपुट देंगे, उसके बाद इनपुट के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग होगी। और प्रोसेसिंग जब होगी तो वो कुछ ना कुछ निकाल के लाएगा, कुछ ना कुछ उत्पादन होगा। और उसके बाद उस उत्पादन का क्या हो जाएगा, स्टोरेज हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, वो उसे ही क्या कहते हैं, भंडारण। तो सही जो प्रणाली हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इनपुट, प्रोसेसिंग, उत्पादन और फिर स्टोरेज। ठीक है, तो ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन आपके बिल्कुल गलत हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारा है, यहाँ से आपका सेक्शन शुरू हो जाता है मैथ का। मैथ का सेक्शन यहाँ से आपका शुरू हो जाता है। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पर आपका नौवा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है कि यहाँ पे कह रहा है 2 संख्याओं का महत्तम समावर्तक आपको दिया हुआ है। ठीक है, महत्तम समावर्तक किसे कहते हैं, HCF को। ठीक है, HCF यहाँ पे लिख लेते हैं हम। HCF आपको दिया हुआ है 16 तथा उसका गुणनफल दिया हुआ है आपका 6400। उनका लघुत्तम समावर्तक आपको बताना है। मान लो 2 संख्याएं हैं। ठीक है, क्या है, 2 संख्याएं हैं, A है और B है, आपकी A और B है।
इन दोनों का आपको क्या दिया हुआ है, HCF आपको दिया हुआ है। HCF कितना है, 16। पूछा क्या है आपसे, LCM आपसे पूछा है। और आपको एक चीज और दी हुई है कि A गुणा B, ये कितना दिया हुआ है, 6400। ठीक है, ये तीन चीजें हमारे पास हैं। ठीक है, चौथी हमें फाइंड करनी है LCM। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला होता है, वो आपको पता होना चाहिए कि LCM और HCF का गुणनफल, यानी कि LCM इंटू HCF इक्वल हो जाएगा आपका पहली संख्या और दूसरी संख्या के गुणनफल के। ठीक है, तो यहाँ पर आपको HCF का आप हम मान रख देते हैं, HCF हमें पता है, LCM हमें निकालना है, तो LCM को ऐसे ही छोड़ देते हैं। HCF की जगह कितना रख देंगे, 16, बराबर में क्या हो जाएगा, A इंटू B, यानी कि 6400। 6400 यहाँ से हो गया, ये 4 बार जाएगा। LCM आपका कितना आ जाएगा, LCM आपका आ जाएगा 400। यहाँ से 400 आपका क्या हो गया, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, LCM इंटू HCF बराबर A इंटू B, यानी कि दो संख्याओं का LCM और उनका HCF, इन दोनों की गुणा करेंगे तो उन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है हमारा, इसे पढ़ लेते हैं। चीनी का मूल्य क्या था, 16 रुपए प्रति किलोग्राम था। ठीक है, उसका मूल्य घटकर 14 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया है, मूल्य में कितने % की कमी हुई है। ठीक है, इसमें आपको बताना है कि मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो जब भी हम कमी या बढ़त देखते हैं तो हम जो है लागत मूल्य से देखते हैं, पहले वाले से देखते हैं। तो पहले कितना रुपए था, 16 रुपए था, कम कितना हुआ, 2 रुपए कम हुआ। यहाँ पे क्या है, कमी या अधिकता बटे में आपका आ जाएगा जो है पहला मूल्य। ठीक है, या इसे लागत भी कहते हैं, लागत, पहले जो लागत थी वो आ जाएगी इसमें। तो यहाँ पर हमने क्या लग दिया, कमी कितने की हुई, 2 की, और पहले जो मूल्य था वो क्या था, 16, गुणा किससे कर दिया हमने, 100 से, तो 2 अट्ठे 16। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 100/8। इसे हम सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 12.5 या 12.5 में ये आंसर दिया हुआ है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर A क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें एक आयताकार कमरे की लंबाई और चौड़ाई आपको 5:4 में दी हुई है। अब आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं लंबाई, जो पिछला क्वेश्चन था वो यहाँ पे लिख लेते हैं, लंबाई अनुपात चौड़ाई। ठीक है, एक मिनट, लंबाई अनुपात चौड़ाई आपको दिया हुआ है, कितना, लंबाई अनुपात चौड़ाई आपको 5:4 दिया हुआ था, यही तो दिया है। अब वो कह रहा है कमरे की लंबाई 15 मीटर है, तो कमरे का क्षेत्रफल कितना है। इसे हम यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं कि लंबाई बराबर x मान लूँ तो मैं इसे 5x लिख सकता हूँ, और चौड़ाई अगर मैं मान लूँ x तो कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। अब वो कह रहा है कि 5x यानी कि लंबाई बराबर 5x बराबर कितना दिया हुआ है, 15, यही तो है। 5x बराबर 15 दिया हुआ है, तो 5 से 15 काट देंगे, 3 बार जाएगा, यानी कि यहाँ से x बराबर हमें पता चल गया कि 3 है। x बराबर हमने निकाल लिया 3। अब वो पूछ रहा है कमरे का क्षेत्रफल कितना है। कमरे का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, यही तो होता है। अब लंबाई आपको कितनी दी हुई है, लंबाई हमारी हो गई 5x और चौड़ाई हो गई 4x, यही तो हो गया। अब लंबाई की जगह हमने क्या कर दिया, बराबर में 5 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 3, ऐसे ही 4 गुणा x की वैल्यू कितनी है, 3, इसकी हम गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा, 5 × 15, 15 × 60 और 6 × 18, 180 वर्ग मीटर, 180 मीटर स्क्वायर। आपका आंसर क्या हो जाएगा, 180 मीटर स्क्वायर। दोबारा देख लेते हैं, हमको लंबाई दी हुई थी, चौड़ाई, इन दोनों का अनुपात दिया हुआ होता है। ठीक है, तो जब हम अनुपात से हटाते हैं तो उसे 5x और 4x करके लिख सकते हैं, लंबाई को अलग चौड़ाई को अलग। अब हमें क्या दिया हुआ था, लंबाई की वैल्यू दी हुई थी 15,
यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाल ली, x की वैल्यू निकालने के बाद लंबाई गुणा चौड़ाई का फार्मूला लगा दिया हमने, 5x और 4x वैल्यू रख दी और 180 हमारा क्या आ गया, बिल्कुल आंसर सही निकल के आ गया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, धातु की दो गोलाकार गेंदें दी हुई हैं ए और बी, दो गोलाकार गेंदें दी हुई हैं ए और बी, इस प्रकार है कि ए का व्यास बी के व्यास से दोगुना है। बी का जो व्यास है मान लो ए है 1 है, तो ए का व्यास उससे क्या है, 2 गुना है। ठीक है, ए और बी के आयतनों का अनुपात आपको बताना है। इसमें आपको आयतन का फार्मूला पता होना चाहिए। अब दोबारा पढ़ लेते हैं, धातु की दो गोलाकार गेंदें ए और बी हैं, ए और बी दो गोलाकार गेंदें हैं, इनका जो अनुपात है ए का व्यास और बी के व्यास से 2 गुना है। ए का व्यास अगर 2 है तो बी का व्यास कितना है, 1, और व्यास को हम किससे डिनोट करते हैं, r से। अगर मैं इसका r1 मान लूँ ए का, तो इसका कितना हो जाएगा, r2। त्रिज्या का 2 गुना क्या होता है, व्यास होता है। अब यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात होगा, r1 r2 त्रिज्या हो गई, यानी कि त्रिज्या का जो अनुपात होगा वही किसका अनुपात हो जाएगा, आपका व्यास का अनुपात। यहाँ से हमें ये चीज पता चल गई। अब आपको पता है कि आयतन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, गोले का आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई r3। अब पहले वाले जो गोला है उसका आयतन हमारा 4/3 पाई r3, r1 क्यू हो जाएगा। ठीक है, r1 क्यू हो जाएगा। और दूसरे वाले का अनुपात, हमें ए और बी के आयतनों का अनुपात बताना है, दूसरे वाले का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r2 का क्यू। यही तो हो जाएगा। हमने सिर्फ फार्मूला रखा है अभी, पहले का अनुपात का और दूसरे के अनुपात का। ठीक है, अब यहाँ से हमें 4/3 से 4/3 कैंसिल कर देंगे, पाई से पाई हट जाएगा। अब यहाँ से हमें निकल के क्या आया, यहाँ से निकल के आया r1 का क्यू अनुपात r2 का क्यू। ये क्या हो जाएगा, आपका ए और बी के आयतनों का अनुपात हो जाएगा। अब यहाँ आपको पता है r1 की वैल्यू कितनी है, 2, और r2 की वैल्यू क्या है, 1। तो हम यहाँ पे रख देंगे 2 का क्यू अनुपात 1 का क्यू, यही तो हो जाएगा। अब यहाँ से 2 का क्यू कितना हो जाएगा आपका, 8/1। ठीक है, 8/1 क्या हो गया आपका, बिल्कुल राइट आंसर, यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस चीज को नोट करेंगे तो नोट कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जिसे 18, 21 और 24 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 7 बचता है। इस तरीके का जब क्वेश्चन दिया हुआ होता है कि 4 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या आपको ज्ञात करनी है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वाले इस प्रकार के क्वेश्चन को हम एक तरफ से सॉल्व करके देखते हैं, ऑप्शन से ज्यादातर। इसको क्या करेंगे, ऑप्शन से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। वो कह रहा है कि 18 से अगर मैं काटूं तो 7 से बचे, और 21 से काटूं तब भी 7 बचे, और 24 से काटूं तब भी 7 बचे। अब आपको पता होगा कि 18 से वो संख्या कट जाएगी, 18 से वही संख्या कटेगी जो 9 से और 2 से कट जाएगी। ठीक है, 18 से वो संख्या कट जाएगी जो 9 और 2 से कट जाएगी, और वो संख्या 18 से पूरी कट जाएगी। ये कह रहा है पूरी नहीं कटे, 7 शेष बचे। हम क्या करते हैं, 7 को पहले घटा देते हैं उस संख्या में से। अगर मैं इसमें से 7 को घटा दूं, मान लो मैंने पहला ऑप्शन है मेरा 90, 61, इसमें से मैंने क्या किया, पहले 7 को घटा दिया। अब वो पूरी संख्या जो है 18 से कट जाएगी या नहीं, पूरी संख्या 18 से कट जाएगी। तो इसमें से मैंने 7 को घटाया तो कितना बचा, 7 को मैंने घटाया तो कितना बचेगा, 54। ठीक है, ये हो जाएगा 9054। 9054 आपका आ गया। अगर ये अब ये किससे कट जाए, 18 से कट जाए पूरा, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन 18, 21 और 24 से अगर कटता है तो यही ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। इसे काट लेते हैं 18 से। 18 से कटने के लिए 9 से कटना जरूरी है और 2 से कटना जरूरी है। तो 9 से काटेंगे तो हम क्या करेंगे, अंकों का योग देख लेते हैं। अगर अंकों का योग 9 से कट जाए तो हमारी संख्या क्या है, 9 से कट जाएगी। तो 5 और 4 9, और ये 9, यानी कि ये 9 से तो पूरा डिवाइड हो जाएगा, और 2 से भी ये कट जाएगा, क्योंकि पीछे अगर सम संख्या होती है तो 2 से संख्या कट जाती है। नेक्स्ट हमारा ये है, हम क्या करेंगे, अब 21 से काट के देखते हैं इसे।
क्योंकि 18 से तो कट गया। अब इसे 21 से काटेंगे तो 7 और 3 से अगर ये कट जाएगा तो ये 21 से भी कट जाएगा। आपको पता है 3 से तो कट जाएगा, क्योंकि 9 से कट गया तो 3 से भी कट जाएगा। अब रह गया 7, 7 से चेक कर लेते हैं। 7 एकम 7, ठीक है, 7 एकम 7, 2 बचे, 7 दूनी 14, 6 बचे, ठीक है, 7 दूनी 14, 7 21, 7 21, 7 चौक 28, 7 5 35, 7 6 42, 7 7 49, 7 8 56 और 7 9 63 हो जाएगा, 2 बचे, ठीक है, 24 बचा। 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, यानी कि 7 से नहीं कटेगी, यानी कि हमारा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, 9583। हम नेक्स्ट ऑप्शन लेते हैं 9583। इसमें से हमने क्या किया, 7 को घटा दिया, 7 को हमने घटाया तो कितना बचा, 9 5, 13 में से 7 गए तो कितने बचे, 3 6 और ये हो जाएगा 7, ठीक है, 95 76। ये क्या हो गया, आपका ऑप्शन आ गया। अब इसको किससे काट के देखते हैं हम, 18 से काट के देखते हैं। 9 गुणा 2 किससे काटेंगे, 18 से काट के देखते हैं इसे। जो संख्या 9 से कट जाएगी, 2 से कट जाएगी, वो किससे कट जाएगी, 18 से। और 9 से कटने वाली वो संख्या जो है उस जिसके अंकों का योग 9 से कट जाए, वो जो है 9 से कट जाएगी। अब यहाँ पे देख लीजिए आप, 9 + 5 + 7 + 6, ये क्या कितना हो गया, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 और 6 21 और 6 27, 27 आपका किससे कट जाएगा, 9 से कट जाएगा, यानी कि ये संख्या 9 से कट जाएगी। ये संख्या किससे कट जाएगी, 9 से कट जाएगी। 9 से तो हमने देख ली कट जाएगी, और 2 से भी कट जाएगी। अब इसे हम किससे देख लेते हैं, 21 से देख लेते हैं। 21 से कटने वाली संख्या किससे, 7 और 3 से कटनी चाहिए। 3 से तो ये कट जाएगी, 7 से और देख लेते हैं। 7 एकम 7, बचे 2, 7 3 21, बचे 4, ठीक है, बचे कितने, 4, 7 7 7 5 35, 7 6 42, 7 7 7 7 49, ठीक है, 7 7 49 ज़्यादा हो जाएगा, 7 7 7 49 और 7 6 42, 42 करेंगे तो इसका कितना बचेगा, 5, ठीक है, 56 बचा। 7 8 56, ये पूरी संख्या 7 से भी कट जाएगी, यानी कि इससे भी कट गई, इससे भी कट गई, ठीक है। अब हमें देखनी है कि ये 24 से कट जाएगी क्या, तो 24 से वो संख्या कटेगी जो 12 और 2 से कट जाएगी, और 12 वो उससे कट जाएगा जो 4 और 3 से कट जाएगा। तो ये हमने देख ली कि 3 से भी कट रही है और 2 से भी कट रही है, ठीक है। 4 से और देख लेते हैं, 4 से वो संख्या कट जाएगी जो जिसके पीछे के 2 अंक 4 से कट जाएंगे, तो 4 एकम 4, ठीक है, 4 एकम 4, 3 बचे, 4 8 32, 4 9 36, यानी कि ये संख्या क्या है, 4 से भी कट जाएगी। तो हमारी जो सही संख्या हो जाएगी बी ऑप्शन 95 83। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे टाइम लग रहा है, लेकिन आप बहुत ही आसानी से इसे बड़े आराम से कर सकते हैं। 18 21 और 24 से डिवाइड होने वाली सबसे बड़ी संख्या आपकी क्या हो जाएगी, 95 83, आपकी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, ए ने एक वस्तु जिसका मूल्य 50 रुपए है बी को 20% लाभ पर बेच दी। बी ने वही 25% लाभ पर सी को बेच दी। सी ने उसे 40% लाभ पर डी को बेचा, और उस वस्तु का मूल्य जो डी ने दिया है वह क्या है। यानी कि एक वस्तु थी जिसका मूल्य क्या था, 50 रुपये। 50 रुपये की एक वस्तु थी जिस पर 20% लाभ लेके क्या है, ए ने बी को बेच दी। कितना परसेंट जो है प्रॉफिट लिया, 20%। तो 100% की थी तो कितनी हो गई, 120% की। 20% हमने ऐसे लिख लिया, ठीक है, 120%, परसेंटेज हटा देंगे, 1/100 लगा देंगे। अब बी ने वही वस्तु क्या है 25% लाभ पे बेच दी। 125/100 पे किसने बेच दी, इसका 125/100% लिया उसने, सी को बेच दी, ठीक है। अब सी के पास आ गई, सी ने उस पर क्या किया, 40% का लाभ लिया, यानी कि 140/100 में किससे बेच दी, डी को बेच दी।
अब ये इतने रुपए की डी को पड़ी है, ठीक है, इतने रुपए की किसको पड़ी है, डी को पड़ी है। अब डी ने जो मूल्य दिया वो आपको बताना है। यहाँ से हम इसे सॉर्ट आउट कर लेंगे, 0 से 0 काट देंगे, ये वाला इससे कट जाएगा, ठीक है। अब ये 50 दूनी हो जाएगा 100, यहाँ पर 2 से इसको काट देंगे 6 बार जाएगा, और यहाँ 25 चौका 100, 25 पंजे 125 हो जाएगा, और क्या बचा, यहाँ पे बचा 6 गुणा 14 बटे 4, यानी कि 2 दूनी 4, 2 तियाँ 6, और ये 2 सत्ते 14, 7 तियाँ 21, 7 तियाँ 21, गड़बड़ हो गई, कुछ छूट गया, 21 गुणा 5, ये 5 रह गया था, ठीक है, 5 रह गया था, तो 7 पंजे 35, 35 तियाँ 105। इसका ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह के क्वेश्चन को इस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आपका हो जाएगा, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपने समान लंबाई वाले प्लेटफॉर्म को पार करती है, ठीक है, और उसमें कितना समय लेती है, 36 सेकंड लेती है। तो रेलगाड़ी की गति आपको बतानी है। हमें बताया दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय होता है। दूरी बराबर आपका पता है चाल गुणा समय होता है। अब वो कह रहा है 360 मीटर लंबी कोई रेलगाड़ी है, ट्रेन की जो ट्रेन की लंबाई कितनी है, वो 360 मीटर है, और वो प्लेटफॉर्म कितना है, 360 मीटर का ही प्लेटफॉर्म है। जब कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसकी डिस्टेंस क्या होती है, उसमें ऐड हो जाती है। तो ये कितना हो जाएगा, प्लेटफॉर्म प्लस ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 720 मीटर की, ठीक है। यानी कि दूरी कितनी चल रही है, वो 720 मीटर, क्योंकि खुद को और उसको प्लेटफॉर्म दोनों को ये पार कर रही है एक साथ में। यहाँ तक हमारा हो गया, ठीक है। अब उसमें समय कितना ले रही है, 36 सेकंड। दूरी आपको पता है 720 मीटर, ठीक है। समय आपको पता है, समय को हम नीचे ले आएंगे 36 सेकंड, और बराबर में क्या आ जाएगी आपकी चाल यहाँ पे बराबर में आ जाएगी, क्योंकि चाल दिया हुआ है और दूरी बटे समय, चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। अब यहाँ से काट देते हैं, 36 दूनी 72, 20 मीटर पर सेकंड जो इसकी चाल हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन आपका किलोमीटर पर घंटा में दिया हुआ है, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा में दिया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्या है, अगर मीटर पर सेकंड में दी हुई हो, मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ हो, और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो हमें, तो हम क्या करते हैं, सिंपल 18/5 से उसे भाग कर देते हैं। क्या करते हैं, 18/5 से उसे भाग कर देते हैं, ठीक है। तो आपका कितना आया था, 20 निकल के आया था। मैं गुणा करूंगा 18/5 से, तो 5 चौक 20, 18 चौक 72, ठीक है। यहाँ से कितना आ गया, 72 किलोमीटर प्रति आवर हो गया। अगर इस चीज को आपको, अगर जैसे 18/5 आपको ध्यान ना रहे, तो हम इसे ऐसे भी कर सकते हैं कि 20 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर को जब किलोमीटर में बदलेंगे तो 1000 से हम उसे भाग देते हैं, ठीक है। और अगर नीचे सेकंड है तो सेकंड को हम किलोमीटर आवर में बदलेंगे तो उसे 60 गुणा 60 से भाग देते हैं, ठीक है। यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये यहाँ से क्या हो जाएगा, सॉरी ये 0 कैंसिल हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 से 5 चौक 20, और ये 2 से ये कट जाएगा 3 बार, ठीक है। 4 3 12, वार्षिक 72 आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीमा ने सेविंग बैंक के खाते में 5000 रुपए जमा किए, साधारण ब्याज दर पर 4% प्रति वर्ष है, तो 2.5 वर्ष बाद कितना मिश्र धन मिलेगा उसे। हम यहाँ पे ब्याज निकाल लेते हैं, ठीक है। आपको फॉर्मूला पता होगा कि इंटरेस्ट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100, यानी कि ब्याज बराबर आपका हो जाएगा मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ आपको पता है ब्याज कितना है,
सेविंग बैंक में खाते में कितने रुपए थे, 5,000 रुपये जमा किए थे। 5,000 क्या हो गया आपका मूलधन, पी बराबर आपका कितना हो गया 5,000 मूलधन हो गया। साधारण ब्याज की दर कितनी थी, आर बराबर 4%। 4% आपकी दर हो गई तो 2.5 वर्ष, टाइम आपका दिया हुआ है 2.5 वर्ष। टाइम को कितना, 2 दूनी 4 और 5/2, ठीक है, इसे लिख सकते हैं 5/2। अब यहाँ से आपको पूछा है मिश्रधन, पहले हम ब्याज निकाल लेते हैं, इन सब की वैल्यू इसमें रख दीजिए। आई बराबर कितना निकल के आ जाएगा, पी बराबर आपका 5,000 है, रेट परसेंट आपकी 4 है, और टाइम आपको दिया हुआ है 5/2, तो गुणा में आपका 100 है, ठीक है। इसको काट दिया इससे, 2 दूनी 4 हो गया, ठीक है, 5 दूनी 10, 10 पंजे 5 दूनी 10, और ये हो गया 500। 500 आपका क्या हो गया, उसका इंटरेस्ट हो गया। अब आपको पता है इंटरेस्ट आपका निकल आया 500 रुपये। अब वो पूछ रहा है मिश्रधन। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। मिश्रधन बराबर क्या होता है, मूलधन, यानी कि जो रुपए आपने दिए थे किसी को उसे कहते हैं मूलधन, ठीक है। और आपने ब्याज भी लिया, ब्याज कितना लिया 500 रुपये का, तो खाली 500 रुपये थोड़ी ले लोगे उससे, 5,000 अपने वो लोगे, 5,000 और 500 ये लोगे, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा टोटल, 5,000 प्लस 500 प्लस 5,000, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 5500। यानी कि मिश्रधन किसे कहते हैं, मिश्रधन उसे कहते हैं जब हम किसी को पैसे देते हैं और उससे पूरे पैसे लेके आते हैं ना, उसी को जो है मिश्रधन कहते हैं, ब्याज और जो रुपए दिए थे, ठीक है। तो इसका कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इसमें आपको दिया क्या है, इसमें दिए हुए हैं जो है, यहाँ से रीजनिंग आपकी स्टार्ट हो गई, ठीक है, यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो गई। अब ये क्या कह रहा है, दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द को चुनिए। इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं इसमें आपको 4 प्रश्न में से 3 सेम लगेंगे, एक डिफरेंट होगा, एक प्रश्न क्या होगा वो डिफरेंट होगा, एक ऑप्शन डिफरेंट होगा किसी ना किसी चीज से। अब हम देख लेते हैं कि वाशिंगटन, न्यूयॉर्क, लास वेगास और सिडनी, इन चारों में से क्या समानता है। तो आपको पता होगा कि ये जो 3 है, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन और ये लास वेगास, ये अमेरिका के शहर हैं, लेकिन जो सिडनी है वो ऑस्ट्रेलिया का है, ठीक है। तो सिडनी आपका क्या हो गया, बिल्कुल डिफर हो गया। इस प्रकार से इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा सिडनी, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है, नेक्स्ट ऑप्शन कह रहा है यदि किसी सांकेतिक भाषा में NIKMADE का अर्थ क्या है, ही हैज कम, तो DELITPA का अर्थ आपको बताना है यहाँ पे, नहीं का अर्थ है, इसका भी अर्थ दिया हुआ है कम हेयर फास्ट, और MALASE का अर्थ दिया हुआ है सी हैज गोन। तो उसी भाषा में HE का आपसे पूछा है, हमने क्या है, हम इसको अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है NIK और MA, इसका DE, ठीक है। इसका अर्थ आपको दिया हुआ है ही हैज कम, ही हैज कम, ठीक है। ये एक तो ये दिया हुआ है, ये दोनों बराबर हैं, ठीक है, ये दोनों बराबर हैं। एक मिनट, इसको यहाँ पे आएगा नहीं, हम इसे यहीं सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, यहीं पे सॉल्व करते हैं। आपको दिया है NIKMADE का अर्थ ही हैज कम। अब दूसरा जो दिया हुआ है आपको DELITPA, इसका अर्थ कम हेयर फास्ट। तो हम इन दोनों में तुलना करेंगे, इन दोनों में हम क्या करते हैं, तुलना करते हैं इसमें और इसमें, ठीक है। इसमें देखते हैं हम कौन सा कॉमन है, कौन सा वर्ड कॉमन है। इसमें दिया है NIKMA और DE, और इसमें क्या है DE, ठीक है। इसको हम त्रिभुज में बंद कर देते हैं, यानी कि DE कॉमन है यहाँ पे, और यहाँ पर भी क्या दिया हुआ है DE। अब एक चीज इन दोनों में कॉमन होगी, यहाँ पे भी कम दिया हुआ है, वहां पे भी कम दिया हुआ है, तो जो DE का मीन क्या हो गया, वो हो गया कम, DE का मीन क्या हो गया, कम। यहाँ से हमें पता चल गया DE बराबर COME, DE बराबर COME हमने निकाल लिया। अब हम इसकी और इसकी तुलना करते हैं, MALASE, और इसमें क्या कॉमन है, PALAD। इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं हो रहा है, इस वाले में और इसमें कुछ कॉमन नहीं है, तो हम ऊपर वाले से तुलना करते हैं इसकी।
एम ए इसमें भी कॉमन है, इसे गोला में बंद कर देते हैं, और एम ए इसमें भी कॉमन है, ठीक है। तो एम ए में इसमें क्या दिया हुआ है, सी हैज गून, और इसमें क्या है, हैज, ठीक है। तो गोला के लिए हम इसने क्या यूज किया है, हैज। तो एम ए के लिए, सॉरी एम ए के लिए हो गया हैज। अब उसने पूछा क्या है, ही के लिए उसने पूछा है, ठीक है, ही के लिए पूछा है। अब आपको पता है हैज का, आपको पता है कम का, आपको पता है यहाँ पे एम ए और डी ए, डी, तो बचा क्या, एच ई, तो बचा एच ई के लिए हम किसका यूज करेंगे यहाँ पे, एन आई के, यानी कि एन आई के का क्या हो जाएगा यहाँ पे, एच ई, ठीक है। ए ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर को चुनिए, ठीक है। इसमें से आपको विषम अक्षर को चुनना है। चलिए इसे भी देख लेते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन जब दिए हो तो आपको क्या करना है, इनकी नंबरिंग कर लेनी है। इसका 23 हो गया, इसका 26 प्लेस हो गया, इसका जी 6 हो गया, इसका 7 हो गया, ऐसे ही इसका 21 हो गया, इसका 24 हो गया, और इसका 15 और 18 हो गया। ये आपको पता है 3 प्लस हो रहा है, ये भी यहाँ पे 3 प्लस हो रहा है, यहाँ भी कितना हो रहा है, 3 प्लस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 और 1 7, यानी कि ये इन तीनों से डिफर है, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन को क्या करते हैं, हम पहले नंबरिंग करके देख लेते हैं, और नंबरिंग करने के बाद जो है जो एक मैचिंग बिठाल के देखते हैं, जो मैचिंग आपकी तीनों में बन रही है वो चौथे में भी बननी चाहिए। अगर वो चौथे में नहीं बन रही तो वो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत ऑप्शन हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं, इस तरह के क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। तो इनमें आपको क्या करना है, एक श्रृंखला दी हुई है 1 4 9 16 25, ठीक है। तो इसमें देखना है कि आपको अगला वर्ड क्या आएगा, यहाँ पे आपको बताना है कि अगला वर्ड क्या आएगा। अगर ये सीरीज दी हुई है तो अगला वर्ड क्या आएगा। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ से आप देखिए 4 9 16 25, एक चीज़ आपको कॉमन लग रही होगी कि ये किसी ना किसी के वर्ग हैं। अब हम देख लेते हैं ये किसका वर्ग है। ये 1 का अगर मैं वर्ग करूँ, 1 का स्क्वायर करूँ तो 1 मिलेगा मुझे, ठीक है। ऐसे ही 2 का करूँ, 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। ऐसे ही ये कितना है, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर कितने का स्क्वायर आएगा, 6 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36। तो जो हमारा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो है ये बीच में जो कोमा दिया है इसकी जगह क्या आएगा ये बताना है। इस टाइप के क्वेश्चन को आपको जब सॉल्व करते हैं हम, तो हम क्या करते हैं, लास्ट वाले को लाके देखते हैं, लास्ट वाला कैसे आएगा, ठीक है। लास्ट वाले ऑप्शन को लाके देखते हैं ये कैसे आया, ये वाला, ठीक है। जो बड़ी संख्या होती है उसकी तरफ को हम ज़्यादा जो है उसको लाने की कोशिश करते हैं। अब देखो 12 गुणा 13 हम जब करेंगे तो वो कितना आएगा, 12 गुणा 13 हम देख लेते हैं कितना आएगा। 12 3 36 के 6 हासिल आगे 3, 12 कम 12 और 3 15, 156, यानी कि 12 और 13 की अगर मैं गुणा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा, ये 156। अगर यही वाली कंडीशन अगर मेरी इसमें फॉलो हो रही है तो मेरे इस वाली कंडीशन को मैं इसमें लगा दूंगा, ठीक है। तो 15 गुणा 13 हम करके देखते हैं। 15 गुणा 13 कितना हो जाएगा, 15 गुणा 13, तो 15 दूनी 30, 15 3 45 के 5 हाथ से लगे 4, 15 एकम 15, 15 और 4 19, यानी कि 195 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे ही 14 की मैं किससे गुणा करूँ कि 154 आए, ठीक है। तो इसको 154 को भाग दे के देख लेते हैं 14 से, इसका दूसरा गुणज हमें पता चल जाएगा। 14 एकम 14, 14 एकम 14, यानी कि 11 से अगर मैं यहाँ पे गुणा कर दूंगा तो आपका क्या हो जाएगा, 154 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को हम ऐसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपका 22वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए डी का भाई है। जब कोमा लगा हो, जब यहाँ पे कोमा लगा हो तो ये बात क्या कर रहा है, कोमा से पहले वाले व्यक्ति की, यानी कि ए की बात कर रहे हैं। ए कौन है, डी का भाई है। यहाँ पे हमने बना लिया ए प्लस का डी का भाई है, ए डी का भाई है, डी बी का पिता है। डी कौन है, बी का पिता है। ये बी का पिता कौन है, डी, ठीक है। ये भी पॉजिटिव हो जाए, ये दोनों भाई हैं, ये दोनों भाई हैं, और डी जो है वो बी का पिता है। अगर कोई बी है उसका पिता कौन है, डी।
ठीक है। बी और सी बहनें हैं। बी और सी कौन है? बी और सी आपकी बहनें हैं। तो सी का ए से क्या संबंध है? सी का ए से क्या संबंध है ये आपको बताना है। ये इसका भाई था और ये कौन है इसकी? डी बी का पिता है। बी का पिता कौन है? डी, ठीक है। और ये दोनों बहनें हैं, यानी कि ये दोनों कौन हो गई? बहनें। और इनके पिताजी कौन होगा? ये डी। डी कौन होगा? बी और सी के पिताजी हो गए। और पापा के भाई को ये कौन? ए कौन है? ये पापा के भाई तो है। इन दोनों के पिताजी कौन है? डी। और डी के भाई कौन है? ए। तो ये ए की कौन हो गई? भतीजी तो हो गई। ठीक है, समझ में आया? इस मतलब इसका क्या हो जाएगा? डी के अगर ये दोनों बच्चे हैं और डी का ये भाई है, तो भाई से इन दोनों बच्चियों का रिलेशन पूछा था, तो ये क्या हो जाएगा? आपका भतीजी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, इसमें साइन चेंज किए हुए हैं। ठीक है, इसमें साइन चेंज किए हुए हैं, तो इसको क्या करते हैं? पहले हम ऐसे ही लिख लेते हैं 20, दूसरा अक्षर क्या है? 10, और इसको बीच में खाली जोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद आया है आपका 6, इसके बाद आया है आपका -4, और यहाँ पे आया है +6। अब यहाँ पे हम साइन लगा लेते हैं। ठीक है, गुणा की जगह उसने क्या बताया है? गुणा का अर्थ भाग है। गुणा का अर्थ भाग है। ऐसे ही यहाँ पे भाग का अर्थ इसने क्या बताया है? भाग का अर्थ जोड़ना है। ठीक है, 6 के बाद क्या है? माइनस, तो माइनस का अर्थ उसने क्या बताया है? गुणा। ऐसे ही यहाँ पे प्लस आया है, प्लस का अर्थ उसने क्या बताया? घटाना। अब यहाँ तक आपने निकाल लिया, इसके बाद आपको क्या लगाना है इसमें? बोर्ड मास। बोर्ड मास हम लगाएंगे तो क्या करेंगे? पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम भाग को सॉल्व करेंगे। ये ऊपर वाला साइन है, ये चीज़ ध्यान रखना आप। पहले आप भाग को सॉल्व करेंगे तो 20/10 हम इसको लिख लेते हैं, +6 गुणा 4। फिर उसके बाद किसको सॉल्व करते हैं हम? गुणा को। तो 6 चौक 24 यहाँ से हो जाएगा। ये 6 चौक 24 यहाँ से हो जाएगा इन दोनों का। यहाँ पे कौन सा है? -6। ठीक है, यहाँ पे -6, ये हो जाएगा 10 दूनी 20, 10 दूनी 20, 24 और 2 प्लस के 24 और 2 26 हो गए। उसमें से 6 हम घटाएंगे तो कितना बचा हमारा? 20। 20 आपका क्या हो गया? बिल्कुल राइट आंसर हो गया। ठीक है, समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। बहाव, नदी, स्थिर। यानी कि बहाव किस में होता है? आपको ये बताना, बहाव किस में होता है? नदी में होता है। तो स्थिर क्या रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तालाब। अगर बहाव नदी में रहता है तो स्थिर क्या रहता है? आपका तालाब। ठीक है, तालाब आपका क्या रहता है? स्थिर रहता है। बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, ये कह रहा है एक वर्ग में ध्रुव का स्थान ऊपर से 8वां तथा नीचे से 84वां है, तो वर्ग में कुल कितने छात्र हैं? जब इस प्रकार का क्वेश्चन दिया हुआ हो, वर्ग मतलब एक लाइन है, कोई आपको एक लाइन दी हुई है कोई, उसमें से ऊपर और नीचे का स्थान दिया हुआ हो, तो आपको कुल छात्र निकालने के लिए आपको क्या करना है? ऊपर से उसका जो स्थान है, ऊपर से जो स्थान है उसको जोड़ देना है नीचे से जो उसका स्थान है उसमें। ठीक है, और -1 कर देना है। अब देख लीजिए, ध्रुव का स्थान ऊपर से 8वां था, प्लस नीचे से 84वां था, -1 कर देंगे हम यहाँ पे। ठीक है, माइनस क्या कर देंगे? 1 कर देंगे। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 92 -1 = कितना हो जाएगा आपका? 91। सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 91 आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपको एक रिलेशन बनाना है पेंसिल, रबर और स्टेशनरी के बीच में। ठीक है, पेंसिल, रबर और स्टेशनरी के बीच में आपको एक जो है रिलेशन बनाना है। तो आपको पता होगा कि पेंसिल, रबर ये दोनों किसके अंदर आती हैं? स्टेशनरी के अंदर आती हैं। अगर स्टेशनरी के अंदर क्या आता है? अगर मैं बोलूँ स्टेशनरी, तो उसके अंदर ही तो आएंगी। स्टेशनरी में सारी चीज़ें आएंगी, पेंसिल, रबर, कटर, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? स्टेशनरी। तो ये क्या हो गया? ये साइन मैंने बना लिया स्टेशनरी का। ठीक है, इसके अंदर पेंसिल और रबर, यानी पेंसिल और रबर का आपस में कोई संबंध नहीं है, लेकिन ये दोनों क्या है? स्टेशनरी है। ये चीज़ आपको दर्शा रही है। तो सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस प्रकार से।
अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर हम। आपका अगला प्रश्न बहुत ही इजी प्रश्न है। ये क्या कह रहा है, प्रश्न आकृति इसमें दी हुई है, प्रश्न आकृति आपको दी हुई है, आपको उत्तर आकृति बतानी है। यानी कि ये दिया हुआ है और इसमें से आपको बताना है सेकंड ऑप्शन पे आपको क्या फिल करना है। ठीक है, 1 मिनट का समय आपके पास, बताइए इसमें से कौन सा आएगा। मैं जरा पानी पी लेता हूँ। ठीक है, कर लिया होगा आपने, अब करने की कोशिश करते हैं इसे। यहाँ पर देखिए ये एक बार दिया हुआ है, यहाँ पर ये एक बार दिया हुआ है, यहाँ पे गैप है, फिर ये 3 बार, ये 4 बार। यानी कि आपको पता है इस टाइप की आकृति यहाँ पे 2 बार आएगी। ऑप्शन में चारों ऑप्शन में 2 बार दी हुई है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे आप देखिए, हम यहाँ पे बना लेते हैं ऐसे करके, ये इस प्रकार से दिया हुआ है और ऐसे करके ये आकृति दी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो है ऐसे, तो इस तरीके से ये आकृति आएगी। ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं। इसमें भी आकृतियां दी हुई हैं, आकृति दी हुई है, आपको बतानी है ये वाली जो आकृति है वो इन चारों में से कौन से ऑप्शन में है, कौन से ऑप्शन में गिवन है। ठीक है, ये वाली जो आकृति दी हुई है ये इन चारों में से कौन से में है। ठीक है, तो ये आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम देखते हैं ये किधर है। ये देखो, ये यहाँ से यहाँ आया, ये है। ठीक है, बी ऑप्शन में ये आकृति आपको दिखाई दे रही होगी। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपको क्या है, अगली आकृति बतानी है। ये एस टाइप का कर्व यहाँ पे बन रहा है, तो हम यहाँ पे भी एस टाइप का कर्व बना देते हैं। ठीक है, और इधर आपको जो है ये एक डंडा लगा देते हैं और यहाँ पे कोई भी आकृति जो है आपकी आ जाएगी, क्योंकि ये वाली आकृति अगर दी होती, ये किसी में है नहीं, तो ये तो हमारा ऑप्शन होगा नहीं। अब आपको पता है इस टाइप की आकृति बनेगी, इसलिए ये ऑप्शन तो आपका बिल्कुल कट हो गया। अब ये दोनों तो आ चुके हैं, ये वाली आकृति आ चुकी है और ये पीछे की ओर बनेगी, इसलिए ये वाला हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता और ये हो सकता है। आपके 2 ऑप्शन कैंसिल हो गए, अब बचे 2 ऑप्शन। अब आपको पता है ये वाली तो आएगी नहीं, ये कई बार आ चुका है, तो ए वाला कट जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इधर की आकृतियां डिफर है, इधर की डिफर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आपका है आज का, इसमें आपको संबंध बताना है, सही संबंध भाई पति और पुरुष का। ठीक है, भाई पति और पुरुष का आपको संबंध बताना है। तो आपको पता होगा पुरुष जो होता है, अगर मैं कहूं पुरुष, तो पुरुष में अगर ये पुरुष है तो पुरुष में भाई भी आएगा और पति भी आएगा, भाई भी आएगा और पति भी आएगा। क्या इन दोनों का आपस में कुछ संबंध होगा, क्या इन दोनों का आपस में कोई संबंध होगा। ठीक है, तो भाई और पति का आपस में संबंध हो सकता है, क्योंकि कुछ भाई ऐसे होंगे वो किसी ना किसी के पति भी होंगे और कुछ पति ऐसे होंगे जो किसी ना किसी के भाई भी होंगे। यानी कि इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, तो आज का जो प्रैक्टिस सेट है हमारा वो यहीं पे समाप्त होता है और 30 प्रश्न आपके कंप्लीट हो जाते हैं। ये 30 प्रैक्टिस सेट की आपकी सीरीज चलने वाली है और ये एयरफोर्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। ठीक है, धन्यवाद।